अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट प्लूटेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लूटेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली प्लूटेंट्स हैं एनी सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट विच एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्लूटेंट। मतलब कि देखें, अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं प्लास्टिक, वुड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रही है। जब इन वेस्ट मटेरियल्स को हम वैसे ही फेंक देते हैं इन्वायरमेंट में, तो इससे हमारी जो हेल्थ है, हमारा इन्वायरमेंट की अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एयर पोल्यूशन काज होती है। इसकी वजह से हमारे पास अगर वाटर के नज़दीक इसको फेंका जाए तो वाटर पोल्यूशन काज होगी। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है या ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये प्लूटेंट है। इसी तरह अगर हम माइनिंग एक्टिविटी, अगर हमारे फैक्ट्रीज़ में या कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया पे माइनिंग की जा रही है, तो उस पे हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन काज होती है माइनिंग की वजह से। इसी तरह अगर हम वेस्ट जो है प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल्स को या गार्बेज वगैरह को हम वैसे ही फेंक देते हैं, ऐसे कूड़ा करकट ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, नज़दीक ही रिवर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमारे पास वाटर पोल्यूशन काज होगी और लैंड पोल्यूशन भी काज होगी। इसके अलावा ये डिफरेंट प्लूटेंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं प्लूटेंट्स की टाइप्स की। प्लूटेंट की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स एंड सेकेंडरी प्लूटेंट्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जब कंबशन से, नेचुरल प्रोसीजर से या हमारे पास नेचुरली जो प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स, इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स भी हैं जो कि प्राइमरी प्लूटेंट्स की रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स की। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं वो कंबशन से प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट जो है प्रोडक्ट जो है गिवन आउट फ्रॉम चिमनीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्री में जब हम कंबशन प्रोसेस करते हैं तो उससे जो हमारे पास जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास इंजन में जब पेट्रोलियम की कंबशन होती है तो इंजन में हमारे पास जो है प्रोड्यूस करता है, जो है स्मोक प्रोड्यूस होती है ऑटोमोबाइल से, तो इससे हमारे पास क्या होंगी, गैसेस प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और अदर रिएक्टिव मटेरियल्स। ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स में। जैसा कि आप इसमें देखें, अगर हमारे पास ऑटोमोबाइल से जो स्मोक निकल रही है वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। इंडस्ट्री से जो निकल रही है वो भी प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, यानी कि वल्केनोज वगैरह या नेचुरली कंबशन जो होती है बाय बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, उससे हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स हो रहे हैं। अगर हम सेकेंडरी प्लूटेंट्स की बात करें, वो प्लूटेंट्स जो हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड की से आगे रिएक्शन से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड परऑक्सी बेंजोल, ये सारे जो हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स से आगे रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो आगे बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनकी कंटामिनेशन को कंट्रोल करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं उनकी क्या सोर्सेज क्या क्या हैं। जब सबसे पहले हमारे पास जो है पहला सोर्स जब हम पहले जो है बात करते हैं प्राइमरी प्लूटेंट की, वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखें, ये एक कलरलेस, ओडोरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस है। ये एयर से 3 टाइम्स लाइटर होती है, सॉल्युबल इन वाटर। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली होती क्या है, जब हम सर्दियों में हीटर्स, रूम को बंद करके हीटर्स को ऑन कर देते हैं या किसी भी ऐसे जो है प्रोडक्ट को, जैसे कोयला जला लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूम होके हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जो कि लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर से बहुत ज़्यादा लाइटर होने की वजह
वजह से जो है इनहेलिंग में बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब सर्दियों में रात को हीटर ऑन करके नहीं सोना चाहिए या कोयले वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की इनहेल की वजह से डेथ काज हो सकती है। ये इसके अलावा अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज देखें, इसके नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास आ रहे हैं वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कि जब हमारे वोल्केनोज जो फटते हैं, आतिशफिशा पहाड़ जो फटते हैं, उससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। उसके अलावा नेचुरल गैस एमिशन नेचुरली भी ये प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन की ऑक्सीडेशन से भी हमारे पास CO गैस प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगर हम ये तो हमने देख लिए इसके सोर्सेज, अगर हम बात करें इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो इसके नेचुरल सोर्सेज थे वो तो ये थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर हम फ्यूल बर्निंग की बात करें, फ्यूल बर्निंग की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, मोटर व्हील्स, रेलवेज़ एंड एयरक्राफ्ट्स वगैरह। जब हम ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं पेट्रोल या हम इस तरह के गैसेस CNG हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमारे पास फ्यूल बर्निंग होती है। इस फ्यूल बर्निंग से हमारे पास क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और 75% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन एक्टिविटी से, वो भी कैसे, फ्यूल बर्निंग से। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि जब आप दरख्तों में आग लगा दी जाती है या कुदरती आग लग जाती है तो उससे भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी जब हम कंबशन करते हैं तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा एनी टाइप ऑफ फ्यूल बर्निंग इन इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जारी बात है, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए फ्यूल बर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, शेपिंग के लिए या किसी भी हीटिंग मटेरियल को यूज़ करने के लिए उसमें हम फ्यूल यूज़ करते हैं, और जिसकी बढ़ने से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक इंडस्ट्रीज़ या पेपर एंड पल्प वगैरह इंडस्ट्रीज़, ये इस तरह के इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है जब कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इनकम्प्लीट कंबशन एंड एसोसिएशन ऑफ CO2 एट हाई टेम्परेचर, बात वही है, कंबशन से प्रोड्यूस हो रही है। इनकम्प्लीट कंबशन, जब कंप्लीट कंबशन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के इवॉल्व हो जाती है। जब हम प्रॉपर जो है उसको बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के इवॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट कंबशन हुई ही नहीं है, जो है यहाँ तो ऑक्सीजन हमारे पास कम अवेलेबल है, यानी लिमिटेड फॉर्म में है, तो हमारे पास जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू CO2। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, पहले हमने देख लिया सोर्सेज इसके क्या थे, अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स से हमारे पास क्या हो सकता है। काजी सफोकेशन इफ इनहेल्ड, मैंने सबसे पहले बात की थी कि जब हम जो है कोयले को बंद करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनकम्प्लीट कंबशन अगर करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास लिमिटेड जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर उनको हम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक खुला एरिया है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो उधर हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन का एरिया है जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दूसरा यह है कि अगर हम इसको इनहेल कर रहे हैं तो इससे हमारे पास सफोकेशन होगी, हमारे सांस लेने में दुश्वारी आएगी, जिससे हमारे पास जो है डेथ कॉज भी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये हमारे पास ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की निस्बत, जैसे कि बात की है हमने, ये ऑक्सीजन से 4 टाइम्स लाइटर है, तो 4 टाइम लाइटर होने का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन की जगह इजीली जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है और आगे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट्स इन, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो क्या होगा, तो क्या क्या हो सकता है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर हम इसको लॉन्ग पीरियड के लिए इनहेल करते जाएं तो।
तो अगर हम आगे बात करें कि ये पॉइजनस है और इसको हम कैसे रिज़र्व कैसे, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसमें जब हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन को हाई अमाउंट में या हाई प्रेशर ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे इसके कार्बन मोनोऑक्साइड वाले एरिया में, तो हमारे पास क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CO प्लस O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और ये हमारे पास CO की पॉइजनसनेस कम हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ये बैक्टीरियल रिएक्शंस यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपने बायो में भी पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो अवेलेबल नाइट्रोजन गैस है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रस ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड में चेंजेस करने की वजह से ये हमारे पास जो है NO और NO2 दोनों प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। बेसिकली आप हर एक पोल्यूटेंट में यही देखेंगे कि ये कंबशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कंबशन से कैसे प्रोड्यूस होने हैं? प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ कोल की कंबशन से ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन, इन जो है फ्यूल की कंबशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल्स। इसके अलावा जब हम फॉसल फ्यूल्स की भी ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उसके हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंबशन के थ्रू। जब उसके हम कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बनेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें फर्दर इसके क्या जो है ह्यूमन इफेक्ट्स क्या, ह्यूमन एक्टिविटी से कौन कौन सी हैं, उसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल्स। तो क्या उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी हम कर देंगे बर्निंग। जब बर्निंग करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इंटरनल कंबशन होगी। जैसे कि अगर हम देखें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन रहा है। अगर हम इसको NO2 प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, इसको हम फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो हमारे पास 2NO2 बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखें, सबसे पहले हम बात करें कि ये NO और NO2 जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने हैं, ये कितनी देर तक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? ये 4 से 3 दिन तक, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO वो 4 दिन के लिए एनवायरनमेंट में रहता है और NO2 जो है वो 3 दिन के लिए एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या होता है कि अगर हम इसके फोटोकेमिकल रिएक्शंस हों, फोटोकेमिकल मतलब जैसे कि आपको इसके नाम से पता चला है, फोटो मीन लाइट एंड केमिकल रिएक्शंस जब इसके होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में इसका जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं HNO3 जो कि एक एसिड है, हाइड्रोनाइट्रिक एसिड, या इसको आप सिंपल नाइट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास बन जाता है जो कि हार्मफुल है। ये जब हमारे पास एसिड रेन की जब हम बात करते हैं, रेनफॉल के दौरान या डस्ट के साथ ये मिलके हमारे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान ये प्रोड्यूस हो जाए, तो क्या होगा कि इससे हमारे पास बर्निंग काज होगी, स्किन बर्न होगी, इसके अलावा एसिड रेन काज होगी। अगर हम नेक्स्ट सोर्स की बात करें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की, यानी कि वो क्या है हमारे पास? सल्फ़र ऑक्साइड्स। सल्फ़र ऑक्साइड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये हमारे पास अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करें, नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनोस यानी कि आतिशफिशा पहाड़ों से ये प्रोड्यूस होते हैं 67%। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग गैसेस, यानी कि सल्फ़र कंटेनिंग गैसेस, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड से। उसके डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अगर ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, सिमिलरली कंबशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमेशा कंबशन से ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंबशन ऑफ कोल या हमारे पास क्रूड ऑयल या अदर फॉसल फ्यूल की कंबशन से हमारे पास जो है प्रोड्यूस हो रही हैं सल्फ़र ऑक्साइड्स। जब हम सल्फ़र को ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। आगे
इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसकी ऑर्डर बहुत पंजेंट ऑर्डर होती है, ऐसे बहुत नागवार जो है हमें अच्छी ना लगने वाली ऐसे होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है। तो इससे हमारे पास इरिटेशन होती है और सफोकेशन होती है, हम सांस ले नहीं सकते आसानी से और इरिटेशन काज होगी, इसकी इतनी गंदी सी स्मेल होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सल्फेट एरोसोल्स को भी प्रोड्यूस करती है। इससे हमारे पास सल्फेट एरोसोल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रबल्स यानी कि हमारे सांस लेने में मसला होगा, एस्थमा हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स काज होंगी। और ये एसिड डेपोजिशंस यानी कि जैसे कि हमने पीछे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात की थी कि वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, इसी तरह ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं ये आगे फर्दर रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, एसिड डेपोजिशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देंगे। जब एसिड डेपोजिशन होगी ये भी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है। आगे हम फोर्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें जो है हाइड्रोकार्बन्स, और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इमिटेड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स या ट्रीज से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। पैडी फील्ड्स यानी कि पैडी फील्ड्स का मतलब होता है छोटे कद वाली जिन छोटी छोटी फसलें होती हैं जिनसे ज़्यादा लंबे लंबे नहीं खेत होते, छोटी छोटी लेंथ वाले जो होते हैं पैडी फील्ड। जैसे पैडी गोट्स की हम बात करते हैं वो छोटी छोटी होती हैं, इसी तरह पैडी फील्ड्स छोटे छोटे होते हैं जो प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। मीथेन गैस बेसिकली कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले आपके पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हों, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स उनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन में, तो इस तरह से हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होती है। ये जो मीथेन गैस है ये बहुत टॉक्सिक गैस है जिससे हमारे पास डिफरेंट जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एनएरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास डिकम्पोजिशन जब होगी ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अगर हमारे पास प्लांट्स हैं वो डेड हो गए हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन के लिए, उनकी बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, जब एनिमल मर जाते हैं या उनकी डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको डिकम्पोजिशन उनकी होती है मरने के बाद, वो डिकम्पोजिशन के मराहल से गुजरते हैं, उस प्रोसेस को वो डिस्कस कर रहे हैं कि जब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन वाटर सेडिमेंट्स, या तो वो वाटर में हो सकता है या सॉइल्स में, दोनों में हो सकता है। तो हमारे पास तब भी हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कर रहे हैं तो उससे हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। 3 से 7 साल तक जो है एटमॉस्फेयर में रह सकती है। अगर हम इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू देखें कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो है ऑटोमोबाइल्स यानी कि ये जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं ये चलते हैं, व्हील्स चलते हैं, बसेस वगैरह चलती हैं, तो इससे हमारे पास मेजर सोर्स क्या है इसका, हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रही हैं इससे। पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसीनेटर्स किसको कहते हैं, जो बर्निंग जिसमें होती है, जैसे बॉयलर्स कह लें आप इसको, बॉयलर्स। और जो रिफ्यूज़ बर्निंग एंड सॉल्वेंट एवापोरेटर क्या कह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट एवापोरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो है बर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसके दौरान भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तो इससे हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास इधर एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सबसे पहले प्रोड्यूस हुए हैं ऑटोमोबाइल से। इसको हम ये हमारे पास जो कार है ये ऑटोमोबाइल है, इससे प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वल्केनोज वगैरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है स्टेशनरी यानी किसी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिससे हमारे पास कंबशन काज हो रही है, जहाँ पे हम घरों में भी हम कोयला वगैरह जलाते हैं तो उससे में हमारे पास कंबशन प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड,
सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और ये जब रिएक्शंस करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करते हैं। दिस इज़ अबाउट आवर टॉपिक। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।